अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान रज़ाक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ज़ोन। पाकिस्तान ज़ोन में आप सबको खुश आमदीद। आज का मौज़ूअ गुफ्तगू जो हमारा है वो जॉन डी रॉकफेलर के ऊपर है। जॉन डी रॉकफेलर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते भी हैं वो ज़्यादातर इसको ऑयल की सनत के हवाले से जानते हैं, यानी ऑयल की सनत का एक बहुत बड़ा ये टाइकून था। लेकिन इसका असल जो रोल है वो है जो हज़ारों साल पुराना तिब का तरीका इलाज चल रहा था और हमारा एजुकेशन सिस्टम था पूरी दुनिया में, उस बंदे को इसने ख़त्म करके मौजूदा जो तिब का निज़ाम है और एजुकेशन सिस्टम है उसकी इसने बुनियाद रखी है। जी, ये कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारे लोग इसको आइडियलाइज भी करते हैं, लेकिन इसका एक कॉल मैं आपको सुना देता हूँ कि इसने ये कहा था कि हमें काम करने वाले लोग चाहिए, हमें इंटेलेक्चुअल या दानिश्वर नहीं चाहिए। तो आपका मौजूदा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी एक जॉब ओरिएंटेड लोगों को बनाता है, ये थिंकर फ़िलासफ़र इसकी तरफ नहीं है। तो चल के ज़रा इसके कारनामे हम देखते हैं किस तरह इसने इस सिस्टम को बदल के रख दिया। और आज का जो हेल्थ का और एजुकेशन सिस्टम है, ख़ास तौर पर मैं हेल्थ की बात करूँगा कि पुराने दौर में क्योर की तरफ था, यानी तरीका इलाज ऐसा था कि लोग तंदुरुस्त हो जाएं, और जो अभी हेल्थ का सिस्टम है वो सिर्फ ट्रीटमेंट की तरफ जाता है, डे टू डे मैनेजमेंट की तरफ। आप मेडिसिन छोड़ेंगे, आप वापस उस कंडीशन में आ जाएंगे। 19वीं सदी के आखिर में रॉकफेलर की कंपनी ने अमेरिका के तेल के 90% ज़खायर पर कब्ज़ा कर लिया। वो तारीख का सबसे ताकतवर कारोबारी शख्सियत बन गया, लेकिन जब हुकूमत ने इसके खिलाफ इजारादारी के कवानीन नाफिज किए तो इसकी कंपनी तोड़ दी गई। रॉकफेलर ने अपनी साख बहाल करने के लिए एक नई हिकमत अमली अपनाई, खैरात और फलाही इदारे। मगर इस खैरात के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ था, दुनिया के तिब और तालीमी निज़ाम को नए सांचे में ढालना। ऐसा सांचा जिसमें आम इंसान सोच तो सके मगर सिर्फ महदूद हद तक। रॉकफेलर के दौर से पहले अमेरिका में इलाज के मुख्तलिफ तरीके मौजूद थे। होम्योपैथी, यूनानी जड़ी बूटियों से इलाज, कुदरती इलाज, सब एक साथ चलते थे। लेकिन रॉकफेलर के जहन में एक और ख्याल आया। इसने महसूस किया कि तेल से बनने वाले केमिकल्स को दवाइयों में तब्दील किया जा सकता है, यानी तेल से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाई जा सकती है। ये ना सिर्फ एक बिजनेस आइडिया था बल्कि एक साम्राज्य था। इस मकसद के लिए रॉकफेलर ने 1910 में रॉकफेलर फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया। इस रिपोर्ट के नतीजे में अमेरिका के सैकड़ों कुदरती और रवायती मेडिकल स्कूल्स बंद कर दिए गए। सिर्फ वो इदारे बाकी रहे जो केमिकल और दवाइयों पर मबनी साइंस सिखाते थे। इस तरह इलाज का मतलब बन गया दवाई लेना, ना कि शफा पाना। डॉक्टर्स को तरबियत दी गई कि वो बीमारी को ख़त्म करने के बजाय इसे काबू में रखे, ताकि मरीज़ हमेशा दवाइयों का मोहताज रहे, यानी दवा को कारोबार बनाना। मेडिकल इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स और यहाँ से पैदा हुआ। रॉकफेलर फाउंडेशन ने सिर्फ तालीम नहीं दी बल्कि रिसर्च की सिमत भी तय की। जिन साइंसदानों ने कुदरती इलाज की बात की, इनकी फंडिंग बंद कर दी गई। जो कंपनियां दवाइयां बनाती थी, इन्हें करोड़ों डॉलर्स के फंड्स मिलने लगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया में अपने पंजे गाड़ दिए। कुदरती इलाज गैर साइंसी कहलाया, दवा खाना साइंस बन गया। इस दौर में तिब का मकसद बदल गया, इंसान को सेहतमंद बनाना नहीं बल्कि इसे हमेशा इलाज के निज़ाम का मोहताज रखना। यही वो मकाम था जहां रॉकफेलर ने इलाज को तिजारत में बदल दिया। रॉकफेलर ने 1902 में जनरल एजुकेशन बोर्ड (GEB) कायम किया। ज़ाहिरी तौर पर इसका मकसद अमेरिका के तालीमी मेयार को बेहतर बनाना था, मगर हकीकत में वह तालीम की रूह को बदलना चाहता था। पहले तालीम का मकसद सोचना, सवाल करना और नए नज़रियात पैदा करना था। लेकिन रॉकफेलर को उसमें क्या दिलचस्पी थी? रॉकफेलर के निज़ाम में तालीम बन गई फरमाबरदार और मशीन जैसे कारकर्दगी का ज़रिया हो। लेकिन रॉकफेलर के निज़ाम में तालीम फरमाबरदारी और मशीन जैसी कारकर्दगी का ज़रिया बन गई। वो खुद कहता था, आई डोंट वांट ए नेशन ऑफ थिंकर्स, आई वांट ए नेशन ऑफ वर्कर्स। मुझे सोचने वाले नहीं, काम करने वाले लोग चाहिए। इसके बाद स्कूलों में निसाब ऐसा बनाया गया जिसमें तुलबा को सिर्फ याद करवाया जाता था, सवाल पूछने की हौसला शिकनी की जाती थी। तालीम की सिमत तख्लीक से हटकर पैदावारी क़ुव्वत की तरफ मोड़ दी गई। आज भी हमारे स्कूल इस निज़ाम के ज़ेर असर है, जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है क्या सोचना है,
ना कि कैसे सोचना है। आज की दुनिया में हर अस्पताल, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी किसी न किसी शक्ल में इस निज़ाम से जुड़ी हुई है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां हुकूमतों से ज़्यादा ताकतवर हैं और तालीमी इदारे खुद मुख्तार नहीं। एक तरफ हम जदीद तालीम और साइंस पर फ़ख्र करते हैं, मगर दूसरी तरफ इंसानियत डिप्रेशन, लाइलाज बीमारियों और जहनी गुलामी में फंसी हुई है। रॉकफेलर के निज़ाम ने बज़ाहिर तरक्की दी, मगर साथ ही इंसानी सोच की आज़ादी छीन ली। आज भी हम वही पढ़ते हैं जो सिस्टम चाहता है, वो दवाई खाते हैं जो कंपनी चाहती है, और वही सोचते हैं जो मीडिया हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो अब सवाल ये है, क्या रॉकफेलर एक नेक दिल मोहसिन था, या एक ऐसा ज़हीन मेहमार जिसने इंसान के जहन पर कंट्रोल हासिल कर लिया? इसने दुनिया को बज़ाहिर तरक्की दी, मगर अंदर से ग़ुलाम बना दिया। हमें दवाइयों के ज़रिए ज़िंदा रखा गया और तालीम के ज़रिए मती बनाया गया, यानी फरमाबरदार। शायद रॉकफेलर की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इसने इंसान को ये यकीन दिलाया कि वो आज़ाद है, हालांकि वो आज़ाद नहीं है। तो आपके ख्याल में रॉकफेलर का निज़ाम इंसानियत के लिए बेहतर था या एक छुपा हुआ जाल? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको मज़ीद ऐसे हक़ाइक़ से भरपूर वीडियोज़ मिलती रहें। मेरा इन वीडियोज़ का मकसद आपको कुछ मालूमात देना और बाकी आपके दिमाग को खुद सोचने पर मजबूर करना है।